हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे इंडियन पॉलिटी का, और इसमें हम बात करेंगे यूनियन और इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं, आर्टिकल्स 1 to 4। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फॉर्मली ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 का हिस्सा है। यहाँ से जो है काफ़ी सारे प्रावधान दिए हुए हैं और हम देखेंगे किस तरह से हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारी चर्चाएं आज हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में यूनियन आता है। तो यूनियन और इट्स टेरिटरी, ये राज्य और टेरिटरीज जो हैं ये हमारे जो है आर्टिकल 1 to 4 के अंदर आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहले से चौथा जो आर्टिकल है ये जो है यूनियन और टेरिटरी से डील करता है। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है पाए जाते हैं, इनका जिक्र होता है। अब आर्टिकल 1 क्या कहना है। आर्टिकल 1 का कहना है, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1, तो इसको हम बोलेंगे 1 सब क्लॉज 1। तो आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 कहता है in the state and its territories and the territories thereof shall be specified in the first schedule। तो यहाँ पे हमें पता चला कि भारत का नाम क्या है, इंडिया और भारत दोनों है। फिर दूसरी चीज़, आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि ये यूनियन होगा स्टेट्स का। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यूनियन कहा गया है, फेडरेशन नहीं कहा गया है। दूसरी चीज़ हमें ये बताई गई है कि हमारे जो राज्य होंगे और जो टेरिटरीज होंगी, इनका जिक्र, इनकी सारी लिस्ट जो है शेड्यूल 1 में दी गई है। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 कहता है कि टेरिटरीज जो हमने यहाँ पे बात की थी, स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज, तो टेरिटरीज के अंदर आएंगी टेरिटरीज जो स्टेट की हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है, उसके साथ साथ ऐसी कोई भी टेरिटरी जिसको एक्वायर किया गया है। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 1 कहता है, ये सारा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 1 है। अब इस आर्टिकल से हमें क्या समझ में आता है। इस आर्टिकल से हमने, आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में हमने ये सीखा कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मतलब हमारा जो स्टेट, हमारे जो स्टेट्स हैं, इनका यूनियन बना हुआ है। तो आर्टिकल 1 भारत को डिस्क्राइब करता है, इंडिया को डिस्क्राइब करता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे फेडरेशन को अवॉइड किया गया है। तो इससे हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज़ हमें पता चलती है कि इंडिया का जो नाम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला है, दोनों में लिया हुआ है। ऑफिशियल नेम इंडिया का इंडिया और भारत दोनों है। दूसरा हमें पता चलता है कि टाइप ऑफ पॉलिटी में हमारी जो पॉलिटी है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूएसए की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मीनिंग हुआ। यूनियन ऑफ स्टेट्स का ये मीनिंग है कि इंडिया का जो फेडरेशन है, मतलब कि सारे स्टेट्स जो मिलके बने हुए हैं, ये किसी एग्रीमेंट के रिजल्ट से नहीं बने हैं। जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन में एक एग्रीमेंट हुआ था सभी राज्यों का, और उन्होंने मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्म किया था। तो यहाँ पे राज्य जो है ज़्यादा उनके पास रेसिडुअल पावर्स थी, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी उस चीज़ का डिस्कशन किया था। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का ये हमें बताता है कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं हुआ है, ये स्वतः ही सारे स्टेट्स एक साथ मिल करके, और ये भारत का जो है एक अभिन्न अंग है। यूनियन ऑफ फेडरेशन जो है एक यूनियन भी है। मतलब यूनियन से ये भी हम समझते हैं कि जो हमारा स्टेट्स की अरेंजमेंट है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब कि कोई भी स्टेट अगर चाहे तो सीड करके या सेसेशन करके बाहर नहीं जा सकता है। इस पे जो है जो पार्लियामेंट है उसकी मोहर लगेगी। तो फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल होल है। इसमें से कोई भी राज्य टूट के अलग अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। अब बात एक और, अगर आप आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 2 में देखेंगे तो उसमें बात की गई थी कि इंडिया की जो टेरिटरीज की बात की गई थी। अब उसमें अगर हम आर्टिकल 1 को देखें तो उसमें इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो जो है तीन तरीके से क्लासिफाई की गई हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट, स्टेट की जो टेरिटरी हैं, राज्य की जो टेरिटरी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश की, तो ये राज्यों की टेरिटरीज। दूसरा जो है यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, जिसमें हमारी जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी आ जाएगी। और तीसरा ऐसी कोई भी टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया हो किसी भी वक्त। तो
इंडिया की जो पूरी अगर हम लैंड एरिया देखें या फिर इंडिया का अगर टेरिटोरियल एक्सटेंट देखें तो उसमें तीन तरह की जो है तीन तरह की पॉलिटीज़ आती हैं। एक स्टेट की या राज्य की टेरिटरीज जिनको हम इनको जो है रूल किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। दूसरी यूनियन टेरिटरी होती है जिसका डायरेक्ट जो है कंट्रोल या जुरिस्डिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और तीसरी ऐसी कोई भी टेरिटरी जो कि इंडिया की गवर्नमेंट किसी फॉरेन एंटिटी से एक्वायर करे किसी भी वक्त, वो भी भारत का हिस्सा होगी। अब इनके नाम, स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम और इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, वो सारी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। मतलब एट प्रेजेंट हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इन सभी के नाम हमें शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। अब टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है? तो जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ पर स्टेट्स की हम बात करते हैं, वो सभी स्टेट्स पर एक जैसे ही लागू होते हैं। बट कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो कि पार्ट 21 में दिए गए हैं, और ये सभी स्टेट्स पर ये लागू होते हैं सभी स्टेट्स पर एक्सेप्ट महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। तो ये जो है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, और यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस जो है जो पार्ट 21 में दिए गए हैं वो लागू होते हैं। इसी तरह से अगर हम शेड्यूल्स 5th और 6th की बात करें तो इसके अंदर सेपरेट प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि शेड्यूल एरियाज़ के और ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं, जो कि कुछ खास स्टेट्स में और ख़ास ट्राइबल एरियाज़ में वो जो भी प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं। अब अगर हमें फॉरेन टेरिटरी की हमने बात की थी, तो अगर हमें फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करनी है तो हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? पहला तरीका होता है सेसेशन का। सेसेशन मतलब कि किसी भी हमने कोई किसी कंट्री से ट्रीटी की है, किसी भी ट्रीटी के तहत या किसी परचेज के तहत, गिफ्ट के तहत, लीज के तहत या प्लेबिसाइट के तहत। तो इन प्लेबिसाइट आपको याद होगा, हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था प्लेबिसाइट क्या होता है। तो इन सभी मोड्स के तहत हम एक्वायर कर सकते हैं। पहला ये तरीका हुआ। सेसेशन में क्या आता है? ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइट। ट्रीटी मतलब कि संधि के द्वारा हमने किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से अगर परचेज कर लिया, बाई कर लिया, तो भी हम एक्वायर कर सकते हैं। किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया तो एक्वायर कर सकते हैं। लीज पे ले लिया तो भी एक्विजिशन हो जाएगा, या हमने प्लेबिसाइट कंडक्ट कराई तो वहाँ से भी एक्वायर किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन मतलब कि ऐसी कोई भी टेरिटरी जो अभी तक अनऑक्यूपाइड है किसी भी रूलर से, अगर उसको हमने डिस्कवर किया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो वो भी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा मान सकते हैं उसको भी। और तीसरा तरीका हो गया, हमने कॉन्क्वेस्ट के थ्रू या सब्जुगेशन के थ्रू, मतलब कि किसी युद्ध में किसी टेरिटरी को जीता तो उसको भी हम एक्वायर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करने के। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पर। तो आर्टिकल 2 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन द पार्लियामेंट एज पर द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसकी बात करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 का क्या कहना है कि पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना के अपने यूनियन में एक नए स्टेट को एडमिट कर सकता है या एस्टैब्लिश कर सकता है किसी नए स्टेट को, ऐसे किसी भी टर्म्स और कंडीशन में जो पार्लियामेंट को ठीक लगे। ठीक है, तो आर्टिकल 2 का अगर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में, जो यूनियन में क्या चीज़ें आती हैं, केवल स्टेट्स की जो अगर सारे स्टेट मिल जाएं उसको यूनियन कहा जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज नहीं आती हैं या एक्वायर्ड टेरिटरीज नहीं आती हैं। तो अब आर्टिकल 2 में यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर किसी स्टेट के एडमिशन की बात की जा रही है। तो पहली पावर पार्लियामेंट के पास ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर नए स्टेट्स को एडमिट कर सकती है। मतलब ऐसा कोई भी स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो उसको यूनियन का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, जो पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए हैदराबाद पहले एक ऑलरेडी एक स्टेट था बट वो इंडिया का हिस्सा नहीं था, जो एक्सेशन नहीं हुआ था उसका। तो जब उन्होंने जो है जब वो भारत का हिस्सा बना तो उसको जो है अगर एक नया स्टेट का दर्जा दिया गया तब उसको जो है हमने यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एडमिट किया। तो ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास होती है। ऐसा कोई भी स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, अगर वो यूनियन का हिस्सा बन जाता है बाय लॉ,
तो ये जो है ये पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। दूसरा, मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है, अब कोई दूसरे एक नया जो है स्टेट बनाया जाए, तो उसको भी हम बाई लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल तेलंगाना जो है एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं था, इसको आंध्र प्रदेश से कार्व किया गया है, बनाया गया है, तो ये पावर भी हमारी आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट ने दी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 3 का कहना है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर कोई नया स्टेट फॉर्म करना है या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, तो या नेम चेंज करना है, तो क्या प्रोसीजर होगा? तो इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ ए स्टेट। तो एक नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है। कैसे फॉर्म किया जा सकता है? मान लीजिए हमने एक टेरिटरी को सेपरेट कर दिया, जैसे मैंने आपको तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की टेरिटरी को अलग कर दिया, तो ऐसे फॉर्म हो सकता है एक नया स्टेट। या फिर दो छोटे छोटे स्टेट को यूनाइट करके भी हम एक बड़ा स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। या फिर हम दो अलग अलग स्टेट के कुछ कुछ हिस्सों को लेकर के एक तीसरा नया स्टेट हम फॉर्म कर सकते हैं। या फिर हम किसी स्टेट में किसी यूनियन टेरिटरी को कंबाइन करके या एक्वायर टेरिटरी को कंबाइन करके एक नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है। फिर किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज किया जा सकता है, या फिर किसी भी स्टेट का एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया डिमिनिश किया जा सकता है। बाउंड्रीज को थोड़ा सा चेंज करके एरिया इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, इवन नाम को चेंज किया जा सकता है। अब ये कैसे होगा, इसका प्रोसीजर दिया है कि इस तरह की किसी भी चेंज के लिए एक बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो प्रोवाइडेड दैट, और ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे जो है किसी भी हाउस में डाला जा सकता है। तो मतलब एक जो बिल आएगा वो हमारे हमारा जो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यूजुअली ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और ये ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब जो प्रपोजल है, जिसमें ये जो बिल है जिसमें हम किसी भी प्रपोज स्टेट का, मान लीजिए किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का, जैसे हमने आंध्रा का एग्जाम्पल लिया था, तो आंध्रा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आंध्रा को हमें जो है बाइफरकेट करना था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो इसके लिए जो बिल आना होगा, ये पहली बात तो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के बाद होगा। और प्रेसिडेंट जो है अपना रिकमेंडेशन तब देंगे जब उन्होंने ऑलरेडी ये जो बिल है पहले किसी जिस भी स्टेट पे अफेक्ट हो रहा है उसके लेजिस्लेचर में उस स्टेट की राय जानने के लिए ये बिल रेफर कर चुके हैं। तो ऐसा कोई भी बिल तब तक रिकमेंड नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट जब तक ये बिल ऑलरेडी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में रेफर ना किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा, और लेजिस्लेचर के जो है व्यूज़ ना लिए गए हों। तो लेजिस्लेचर को ये बिल पहले भेजा जाता है, उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, उनकी राय जानी जाती है, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर ये राय जो है स्टेट को प्रेसिडेंट तक देनी होती है। प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में राय नहीं दी, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी राय दे दी है और वो इस बिल के चेंज से सहमत हैं, इस नेम चेंज से या बाउंड्री चेंज से या किसी भी चेंज से वो सहमत है। तो अब हम दोबारा इन स्टेप्स को जो हमने अभी देखा उनको सही से समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, अगर किसी भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो पहली स्टेप है कि इस बारे में एक बिल जो है जिसमें जो किसी भी स्टेट में अगर चेंजेस करने तो उसके लिए बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। केवल एक उसके लिए केवल पहले प्रेसिडेंट की परमिशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा, तभी ये बिल पार्लियामेंट में आ सकता है। दूसरा जो स्टेप होगा वो ये है कि रिकमेंडेशन करने से पहले प्रेसिडेंट को ये बिल ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेचर तक भेजा जा चुका होना चाहिए, और स्टेट एक लेजिस्लेचर के जो व्यूज़ हैं वो ले लेने चाहिए एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। मतलब कि वो पीरियड प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि क्या पीरियड है, वो 1 महीना दे सकते हैं, 6 महीना दे सकते हैं। ये बिल जाएगा जिस भी स्टेट में चेंजेस करने हैं उस स्टेट के लेजिस्लेचर पे पहले बिल पहुंच चुका होगा, उनके व्यूज़ लिए जाएंगे। और साथ साथ
पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है, दो स्टेट्स की टेरिटरीज़ को यूनाइट करके, या फिर किसी स्टेट को किसी यूनियन टेरिटरी से यूनाइट करके, या फिर जैसे कि हमने बाकी अभी देखा ही था कि दो स्टेट्स के हिस्सों को लेकर के एक तीसरा नया स्टेट जो फॉर्म कर सकती है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है और इसके लिए जो है बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है। आर्टिकल 4 का क्या कहना है? आर्टिकल 4 का कहना है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 to provide for amendment of the first and fourth schedules and supplemental incidental and consequential matters। तो यहाँ पे बात किया गया है कि देखिए आर्टिकल 2 में हमने बात की थी कि नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है, मतलब कि यूनियन में हम एक नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में हमने बात की कि एक नए स्टेट को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो दोनों हमने प्रोसीजर्स देख लिए, नए स्टेट का फॉर्मेशन का प्रोसीजर देखा, या फिर बाउंड्री चेंज या फिर बाउंड्री का ऑल्ट्रेशन, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें कोई भी चेंजेस करने, तो वो सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 3 में देखी। और आर्टिकल 2 में हमने देखा कि किसी स्टेट को कैसे हम फॉर्म मतलब वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या एडमिट कर सकते हैं यूनियन में। और हमने दोनों आर्टिकल्स 2 और 3 में ये देखा था कि एक लॉ बनती है, इसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनानी होती है। नया स्टेट एडमिट करने के लिए भी यूनियन में एक लॉ बनानी होगी, और कोई भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, या फिर उसका जो है साइज़ इंक्रीज करना है, या फिर बाइफरकेट करना है स्टेट को, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसमें भी हमने देखा था कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके लिए। तो अब जो ऐसी लॉज बनती हैं आर्टिकल 2 और 3 की पावर को यूज़ करके अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो उसमें कुछ जो है बातें बताई गई हैं आर्टिकल 4 में कि इन लॉज के को कैसे फॉर्म किया जाएगा या ये लॉज कैसे बनाई जाएंगी। पहला जो आर्टिकल 4 का सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 2 या 3 को के किसी भी प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए, मतलब कि कोई भी लॉ बनाई जा रही है आर्टिकल 2 के या आर्टिकल 3 के अंडर में, तो और उस लॉ के द्वारा फर्स्ट स्केड्यूल और फोर्थ स्केड्यूल का के अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं या अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, तो इसको जो है हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। आर्टिकल हमने देखा था फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स के नाम लिखे होते हैं, तो अगर कोई नया स्टेट फॉर्म हुआ है तो ऑफ कोर्स शेड्यूल 1 को चेंज करना पड़ेगा, उसमें नए स्टेट का नाम डालना पड़ेगा या फिर किसी पुराने स्टेट का नाम चेंज करना पड़ेगा, तो ये एक अमेंडमेंट हो गया। अब इसके लिए जो है हमने लॉ तो बनाई, बट आर्टिकल फर्स्ट शेड्यूल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आर्टिकल 4 कहता है कि वो आराम से आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत वो एक अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब इसका सीधा सीधा ये हुआ कि हमें किसी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल मेजॉरिटी से हम फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल चेंज कर सकते हैं अगर हम आर्टिकल 2 या 3 की पावर को यूज़ करके कोई नया स्टेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर स्टेट्स के नाम वगैरह में या बाउंड्रीज में चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी लॉ जो है वो एक अमेंडमेंट नहीं कहलाएगी अंडर आर्टिकल 368। ये आपका पार्ट 2 का कहना है। और यहाँ पे सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन या फर्स्ट शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल इनके अंदर कोई चेंजेस हैं या फिर रिलेटेड कोई चेंजेस हैं, तो वो जो है पार्लियामेंट कर सकता है। ये चीज़ें आर्टिकल 4 में बताई गई हैं। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर आर्टिकल 4 में खुद से स्वतः ही डिक्लेयर किया है कि अगर कोई भी लॉ बनाई जाए किसी स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए या एडमिशन के लिए, या फिर किसी नए स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, या फिर स्टेट की ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज़ के लिए, एरिया चेंज करने के लिए, बाउंड्री चेंज करने के लिए, या स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, तो ये चीज़ें जो है अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी अंडर आर्टिकल 368। अब तक आपको याद हो गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। अब अगर स्टेट क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं किसी स्टेट को फॉर्म करने के लिए, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करने के लिए, नए स्टेट को फॉर्म करने के लिए, तब जो भी चेंजेस लाए जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में या किसी दूसरे पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी लॉ सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू पास हो सकती है। ऑर्डिनरी जैसे एक लॉ बनाई जाती है वैसे इस तरह के चेंजेस भी ऑर्डिनरी रूप से लाए जा सकते हैं। बेरूबारी यूनियन का जो केस हुआ था उसकी चर्चा हमने पिछले बार भी की थी। तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था
और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है, बट ये पावर पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को सेसेशन कर सके, मतलब इंडियन टेरिटरी को गिफ्ट कर सके, लीज पे दे सके, या फिर जो है इसमें प्लेबिसाइट वगैरह कंडक्ट करा सके। और किसी भी फॉरेन कंट्री को जो है हम दान में अपनी कोई टेरिटरी नहीं दे सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी टेरिटरी को, अपने किसी भी स्टेट के किसी भी हिस्से को किसी फॉरेन कंट्री को देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हम आर्टिकल 3 को यूज़ करके ये नहीं कह सकते कि हम एरिया डिमिनिश कर रहे हैं। आप एरिया डिमिनिश कर सकते हैं, बट एरिया को डिमिनिश करके किसी फॉरेन कंट्री को वो एरिया नहीं दे सकते हैं। अगर किसी फॉरेन कंट्री पर एरिया जा रहा है या आपकी टेरिटरी का कोई भी हिस्सा जाता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और स्पेशल जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के तहत, उसको फॉलो करना होगा। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट की, अब मान लीजिए बाउंड्री डिस्प्यूट का कोई सेटलमेंट करना है, बाउंड्री का चेंज करना है या बाउंड्री का फिक्सेशन करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब हम बाउंड्री को फिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे में हम टेरिटरीज को एक्सचेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारा जो कंट्री है उसकी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को नहीं जा रही है। इसलिए जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इंडियन टेरिटरी का सेसेशन नहीं करते हैं फॉरेन कंट्री को। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यूज़ किया गया था 2015 में, और इसको एनेक्ट करके हमने एक बाउंड्री सेटलमेंट का एग्रीमेंट साइन किया था बांग्लादेश के साथ। इस एग्रीमेंट, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। अभी अभी हमने देखा कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करनी है, तो उसके लिए हमें जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट जब हमने बाउंड्री सेटलमेंट किया है बांग्लादेश के साथ, तो उस वक्त हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया। उसका रीज़न ये है कि इंडिया ने 111 एनक्लेव्स, मतलब ऑलमोस्ट छोटी छोटी कॉलोनीज, या एक छोटी मतलब 111 छोटी छोटी टेरिटरीज जो है, हमने बांग्लादेश को हैंडओवर की थी अपनी, और बांग्लादेश की 51 एनक्लेव्स को हमने अपनी टेरिटरी में शामिल किया था। पहले क्या था कि जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वेस्ट बंगाल में, उसमें बहुत ही पेचीदा सा बॉर्डर था। विलेजेस के अंदर छोटे छोटे जो है सेटलमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी कॉलोनीज बनी हुई थी, जिनको एनक्लेव्स कहा जाता है। कुछ एनक्लेव्स ये इंडिया के नाम पे थे, और इसी के बीच में कुछ एनक्लेव्स होंगे बांग्लादेश के नाम पे। तो ये जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी, इसीलिए बाउंड्रीज बहुत ही जिगजैग थी, और इस वजह से जो है लोगों को कन्फ्यूजन रहता था। वहाँ पे भी लोगों को पता नहीं चलता था कौन बाउंड्री क्या है। और एक ओपन बॉर्डर था उस वक्त, आपको पता ही होगा कि ओपन बॉर्डर हम जो है रखते थे बांग्लादेश से। अभी भी बहुत बहुत हद तक ओपन है बॉर्डर, बट ये जो एनक्लेव वाला सिस्टम था, इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ के नागरिकों को। और इस वजह से जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी बॉर्डर का ये जो डिस्प्यूट था, ये रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो इसको सेटल करने के लिए जो बाउंड्रीज जो है कंटेजियस थी, जैसे एक साथ जो एनक्लेव्स हैं, वो सारे के सारे कुछ जो है बांग्लादेश को दिए गए, और कुछ जो इंडिया की साइड वाले एक साथ के एनक्लेव्स थे वो इंडिया के हिस्से में आए थे। तो ऐसे में 111 एनक्लेव्स जो कि बांग्लादेश की बाउंड्री के साथ मिलते जुलते थे, वो इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किए थे। और जो बांग्लादेशी एनक्लेव्स जो कि इंडिया की बाउंड्री के साथ मिलते जुलते थे, वो बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांसफ़र किए थे। तो इंडिया को 51 एनक्लेव्स मिले थे, और इंडिया ने 111 एनक्लेव्स दिए थे बांग्लादेश को। इस डील के में जो है डिमार्केशन हुआ था 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच का। तो ये एनक्लेव के अलावा भी 6.5 मतलब 6 किलोमीटर के आसपास का एरिया था, जहाँ पे कोई बाउंड्री ही नहीं थी, वो बाउंड्री लेस एरिया था। तो वहाँ पे भी बाउंड्री का डिमार्केशन किया गया। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि टेरिटरीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, हिस्सा इधर से उधर जा रहा है, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा इन 3 पर्पज़ के लिए। मतलब कि अमेंडमेंट ने जो है
अमेंडमेंट किया गया। अब यहाँ पे क्या क्या जो है मॉडिफिकेशन हुआ था। पहली चीज़ तो जो 4 स्टेट्स थे, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसमें चेंजेस किए गए थे। और फर्स्ट स्केड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो है बदलाव ला करके टेरिटरी में वो हिस्से डाले गए थे। अब बात करते हैं स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के इवोल्यूशन की, किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। हम अगर 1950 की बात करें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस वक्त जो है उस वक्त जो स्टेट की पोजीशन थी और जो आज के स्टेट की पोजीशन है काफ़ी डिफरेंट थी। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब इंडिया में जो है, अगर हम अखंड भारत की बात करें तो उस वक्त जो है 2 तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स होती थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ एरियाज़ को जो है ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता था, और बाकी कुछ एरिया थे जहाँ पे छोटे छोटे राजा और रजवाड़ों की सरकारें चलती थी, और इनके जो प्रोटेक्टोरेट थे वो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे रेसिडेंट्स रहा करते थे और उसके थ्रू जो है कार्यभार संभाला जाता था। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसने जो है भारत को विभाजित किया और 2 डोमिनियंस क्रिएट की थी, इंडिया और पाकिस्तान के नाम की। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको जो है 3 ऑप्शन दी गई थी। इनको ऑप्शन दिया गया, आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। टोटल इंडिया के अंदर उस वक्त 552 जो है रजवाड़े और राजाओं की सरकारें हुआ करती थी। ये इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, मतलब पाकिस्तानी बाउंड्रीज के अंदर नहीं है। एट प्रेजेंट जो इंडियन बाउंड्री है उसके अंदर 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, और 549 इन प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने 1940 से 15 अगस्त 1947 से पहले ही अपनी रजामंदी दे दी थी कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। 3 ऐसे स्टेट थे जो कि 15 अगस्त 1947 में इन्होंने डिसाइड नहीं किया था, या फिर इन्होंने मना कर दिया था इंडिया के साथ मिलने के लिए। उनका नाम था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। बाद में इनको जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इनको बाद में इंटीग्रेट किया गया है इंडिया के साथ। तो ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिपेंडेंस से पहले, एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जहां पर इन्होंने एग्री किया कि ये अपनी टेरिटरी इंडिया को सौंपते हैं। और ये तब होता है जब पीसफुल नेगोशिएशंस किए जाते हैं प्रिंसेस के साथ, उसके बाद जो है टेरिटरी का लेन देन किया जाता है। तो ये सारे 549 जो स्टेट्स थे वो इंडिया के साथ मिल करके उन्होंने इंडिया का हिस्सा बनना स्वीकार किया। और 3 ऐसे स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिन्होंने मना कर दिया था, बट बाद में बाई 1950 ये सारे जो है इनकॉर्पोरेट इंडिया के अंदर हो चुके थे। उस वक्त जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, उस वक्त जो है 4 तरीके के स्टेट हुआ करते थे इंडिया के अंदर, और इनको 4 जो है कैटेगरीज में डाला गया था, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। तो ये 4 तरह के स्टेट जो है इंडिया के अंदर हुआ करते थे। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट ए स्टेट में जो है 9 अर्स्ट वाइल जो गवर्नर की प्रोविंसेस होती थी वो जो है पार्ट ए स्टेट में डाली गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस जो है वो सारी पार्ट ए स्टेट्स थे, जैसे असम हो गया, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। ये सारी जो है गवर्नर की प्रोविंसेस थी, ये ब्रिटिश गवर्नर्स के द्वारा इनको रूल किया जाता था। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास लेजिस्लेचर्स थे, जैसे हैदराबाद, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है। बट इनकी अपनी लेजिस्लेचर भी थी, इनकी अपनी जो है चुन के चुनाव करके लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, बट इसका हेड जो है प्रिंसली स्टेट का किंग हुआ करता था। तो जैसे हैदराबाद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर है, मध्य भारत है, मैसूर है इसमें, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पेप्सू जिसको बोलते हैं, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर और कोचीन, और विंध्या प्रदेश। तो ये 9 जो है हमारे गवर्नर प्रोविंसेस हैं, और 9 ये प्रिंसली स्टेट्स हैं विद लेजिस्लेचर। अब पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी के में टोटल 10 स्टेट्स थे, और ये जो है चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस हुआ करती थी। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी ये, इनको भी जो है, और कुछ जो इसमें प्रिंसली स्टेट्स भी थे। फॉर एग्जांपल अजमेर का प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कूर्ग, दिल्ली,
हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस प्लस कुछ प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके पार्ट सी स्टेट बनाए गए थे। पार्ट डी में सिर्फ एक इकलौता स्टेट था और ये अंडमान एंड निकोबार था को जो है पार्ट डी में डाला गया था। तो ये जो है टोटल हमारे पार्ट ए बी सी डी इस तरह से हमारे जो है स्टेट्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब हुआ करते थे। टोटल 29 स्टेट थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और ये पार्ट ए बी सी डी इन 4 कैटेगरीज में इनको डाला गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के साथ, तो ये एक एडहॉक अरेंजमेंट था। ABCD का जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ये काफ़ी एडहॉक अरेंजमेंट है। इसमें जैसे बॉम्बे के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे। फिर यहाँ पे आप देखिए मध्य भारत है, यहाँ मध्य प्रदेश है, बाद में इन दोनों को कंबाइन करके MP मध्य प्रदेश का बनाया गया था स्टेट। तो ये काफ़ी एक एडहॉक अरेंजमेंट था, टेम्पररी अरेंजमेंट था और बहुत सारे इलाकों से डिमांड आ रही थी स्पेशली साउथ इंडिया में कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कीजिए, दोबारा से बनाइए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर आप स्टेट्स दोबारा इस्टेब्लिश कीजिए। इवन जब हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था उससे पहले भी अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो कमिटीज़ होती थी वो जो है प्रांतीय कमिटीज़ जो होती थी उसमें लोगों को कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट जब हम आज़ाद होंगे तब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाएंगे या प्रांतों की का गठन करेंगे। बट 1947 में डिवीजन के बाद कांग्रेस काफ़ी डर गई थी क्योंकि ऑलरेडी जो है रिलीजन के बेसिस पर देश का बंटवारा हुआ था। अब आगे ये डर था कि बाकी अब लैंग्वेज के बेसिस पर भी अगर हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं तो कहीं जो है एक हो सकता है कि इंटीग्रेशन सही से ना हो पाए और भारत का जो बनने से पहले ही भारत टूट ना जाए। तो ये एक डर था हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे उन सबको, और इसी वजह से सबकी ये राय थी कि स्टेट्स को जो है ऑर्गेनाइज लैंग्वेज के बेसिस पे ना किया जाए। बट ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा प्रबल थी साउथ स्टेट्स में क्योंकि लैंग्वेज जो है एक बड़ा आइडेंटिटी का पार्ट होता है साउथ इंडिया में और काफ़ी तेज़ी से डिमांड होने लगी बहुत सारे रीजन्स में साउथ इंडिया के कि स्टेट को आप लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइज कीजिए। जब आंदोलन होने लगे और लोग जब सड़कों पर आने लगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो है एस्टैब्लिश की और इसकी चेयरमैनशिप दी थी SK धार जी को कि आप देख के बताइए, स्टडी कीजिए कि क्या लैंग्वेज को आधार बना के हमें स्टेट बनाने चाहिए। इस कमीशन ने बहुत तेज़ी से अपना काम किया और अपनी रिपोर्ट को दिसंबर 1948 में सबमिट किया था और धर कमीशन ने साफ साफ कहा कि आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कि कैसे कन्वीनियंट रहेगा इस बेसिस पर आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज कीजिए, लैंग्वेज के बेसिस पे मत कीजिए क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पर अगर हम करते हैं तो सब नेशनल आइडेंटिटीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है जिससे कि देश का इंटीग्रेशन होने में प्रॉब्लम आ सकती है या सब रीजनल आइडेंटिटीज़ फॉर्म हो सकती हैं। ऐसा जो है SK धर कमीशन का कहना था। इस रिकमेंडेशन को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स के डिवीजन करने की बात मांग चल रही थी स्टेट्स में, साउथ इंडिया के स्टेट्स में, उसको जो है डिनाई कर दिया। उसके बाद जब धर की रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आया लोगों को और उन्होंने फिर से जो है आंदोलन करने साउथ इंडिया में शुरू कर दिए थे। फिर इन आंदोलन को शांत करने के लिए एक दूसरी कमेटी बनाई गई जो कि काफ़ी हाई लेवल कमेटी थी जिसको JVP कमेटी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया तीनों बहुत ही टॉल लीडर्स थे। इन तीनों की एक बड़ी हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था दिसंबर 1948 में ही। ये जो है इन्होंने स्टडी किया दोबारा इस फिजिबिलिटी को और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी अप्रैल 1949 में। अगेन इस कमेटी ने भी, JVP कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज को जो है एक बेसिस नहीं कर सकते हम रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, लैंग्वेज बेसिस नहीं होनी चाहिए स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये JVP कमेटी का भी यही मानना था। दोबारा अब क्या हुआ कि जब दूसरी कमेटी ने भी डिनाई कर दिया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो इससे जो है साउथ इंडिया के कुछ प्रांतों में या कुछ रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा असंतोष हुआ था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनमें से एक थे पोट्टी श्री रामुलु जो कि काफ़ी एक मतलब अगर आप इनको बोलें तो ये साउथ इंडिया के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं।
1953 में ये जो है भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन तक इन्होंने कंटिन्यूसली हड़ताल पर ये बैठे रहे थे, हंगर स्ट्राइक थी इनकी। और ये काफ़ी मतलब कद्दावर नेता थे साउथ इंडिया में, स्पेशली आंध्रा रीजन के, और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया साउथ इंडिया में, स्पेशली मैसूर स्पेशली मद्रास रीजन में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जिसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान गई, झुक गई थी पॉपुलर एजिटेशन के सामने। ये 1952 में इनकी मृत्यु हुई है, और 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुकना पड़ा, और उन्होंने पहला जो है स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म किया, और इस स्टेट का नाम रखा आंध्र स्टेट। इसमें जो मद्रास स्टेट के लोग थे, मद्रास का जो प्रांत था, उसमें जो जो लोग तेलुगु बोलते थे, तेलुगु भाषी जो एरिया था, उसको अलग करके आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था। तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जिसका फॉर्मेशन हुआ है, और ये किसी कमेटी की रिपोर्ट की वजह से नहीं हुआ, ये पोट्टी श्रीरामुलु जी के सेक्रीफाइस की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक पहला स्टेट बन गया लैंग्वेज के बेसिस पर, तब बाकी एरियाज से भी डिमांड आने लगी, और बाकी एरियाज में भी एजुटेशन शुरू होने लगे, और सभी डिमांड करने लगे कि उनको भी स्टेट दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तीसरी कमीशन जो है बैठानी पड़ी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि फजल अली जी की चेयरमैनशिप के अंदर बैठी थी। बाकी इसमें जो मेंबर्स थे वो KM पनिकर और HN कुंजरू जी थे। ये काफ़ी एक बड़ी कमीशन है, काफ़ी अच्छी कमीशन है, और इसके जो रिकमेंडेशंस हैं उसका हम असर अभी तक भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें अपने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की, तो इस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक अच्छे से इंटीग्रेशन हो पाया है स्टेट्स का। हालांकि हमारे जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, उनको डर था कि शायद अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज कर देते हैं स्टेट्स को, तो कहीं सब नेशनल आइडेंटिटीज़ ना बन जाएं। बट इनकी जो एक दूरदर्शिता के बेसिस पर जिस तरह से इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया स्टेट्स को, उसकी वजह से काफ़ी जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे, वो काफ़ी हद तक कम हुए, और उसके बाद जो है काफ़ी हमने पीस और प्रॉस्पेरिटी देखी है इंडिया के अंदर। तो इस कमीशन को 1953 में स्टैब्लिश किया गया था, और इस कमीशन ने अच्छे से इस रिपोर्ट को स्टडी किया, और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। और ब्रॉडली इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, लैंग्वेज को हम बेसिस कर सकते हैं, लैंग्वेज को बेस बनाया जा सकता है स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का। बट साथ साथ कमीशन ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि एक लैंग्वेज एक स्टेट हो। एक ब्रॉड एरिया में अगर मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, मान लीजिए एक एरिया में ज़्यादातर लोग अगर मान लीजिए लैंग्वेज ए बोल रहे हैं, तो इसको अलग करके जो है एक स्टेट बनाया जा सकता है। बट अगर इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लैंग्वेज बी बोलते हैं, तो वो अब इसमें ये डिमांड ना करें कि हम भी अलग इस लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें अलग स्टेट दीजिए। वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो प्रिंसिपल है, ये नहीं हो सकता। अगर एक ब्रॉड एरिया में, एक बड़े जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, अगर मेजॉरिटी ऑफ दी लोग जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, तब हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने कहा फिर भी जब हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करना है वो ये है कि यूनिटी जो है इंडिया की रहनी चाहिए, भारत की अखंडता में कोई भी हनन ना आए, भारत की अखंडता के ऊपर आंच ना आए। तो प्राइमरी कंसिडरेशन जो है वो यूनिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। किसी भी इस तरह से जब भी हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर रहे हैं, तो उस वक्त जो मेन प्रायोरिटी है वो यूनिटी ऑफ इंडिया होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 4 तरीके से 4 चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब भी हम किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहला जो कंसिडरेशन है, पहला जो फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर है, वो ये है कि इंडिया की यूनिटी और सिक्योरिटी किस चॉइस में है। जिस भी चॉइस से, जिस भी हमारे जो है कार्यकाल, किसी भी मतलब हमारे स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करने से अगर इंडिया की यूनिटी मजबूत होती है या सिक्योरिटी मजबूत होती है, तो हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो रीऑर्गेनाइजेशन करते वक्त हमें यूनिटी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जहाँ तक हो सके लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर होमोजीनियटी लाने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पर होमोजिनिटी नहीं लाएंगे, फॉर एग्जांपल अब देखिए स्टेट्स की क्यों डिमांड थी लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन करने की। अब अगर मान लीजिए एक स्टेट में मान लीजिए 40% लोग बोलते हैं लैंग्वेज ए और 40% लोग बोलते हैं लैंग्वेज बी, और ये 10% जो है बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी हो गई ए और बी की। अब आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो ए और बी हो सकती है। अब हो सकता है ए वाले लोगों को बी लैंग्वेज ना आती हो, बी वाले लोगों को ए लैंग्वेज ना आती हो, तो ऐसे में जो पत्राचार हो जाएगा उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो लैंग्वेज इसीलिए एक जो है होमोजिनिटी लाता है स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में, और उसके साथ साथ इससे फ्रेटर्निटी भी बढ़ती है। होमोजिनिटी से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो दूसरा जो फैक्टर होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन का, वो लैंग्वेज हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूसेज होता है लैंग्वेज का, और इससे जो है अगर हम लोगों की लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, या जो भी सरकारी जो भी सरकारी पेपर्स हैं वो लोगों की लैंग्वेज में अगर बनाए जाते हैं, और एक एरिया में अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो लोगों को आम लोग उस पर्टिकुलर पत्राचार को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लैंग्वेज एक रीज़न हो सकता है, लैंग्वेज एक फैक्टर हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन का स्टेट्स के लिए। ये जो है फजल अली कमेटी का एक जो है इन्होंने सजेशन दिया था, और ये बहुत ही जो है अच्छा सजेशन था, जिसने इंडिया की यूनिटी को इंडिया की यूनिटी को जो है रखने में इस सजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अदरवाइज कुछ लोग जो है डिस्ग्रंटल्ड होते, और अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करते तो शायद स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी दिक्कतें आती। तीसरा उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। आपको सबसे पहले ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या है। लोग जिस तरह से बाउंड्री मांग रहे हैं, हर उनकी जो है डिमांड आप नहीं गिव अप मान सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको कौन सा ज़्यादा, किस एरिया में आपका जो है एक कंटीजियस एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट की बाउंड्रीज आ रही हैं, बिल्कुल एनक्लेव्स बने हुए दो स्टेट्स के, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। जो भी हम फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टेट्स का, वो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के बेसिस पर होना चाहिए। स्टेट इतना बड़ा हो कि वो इंडिपेंडेंटली जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके खुद को, उसके अंदर जो है इकोनॉमी जनरेट करने के लिए या पैसा जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ईजीली हो पाए। तो इस तरह के हमें जो है स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना है। उसके साथ साथ चौथा फैक्टर जो है रीऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है प्लानिंग और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। लोगों का जो है वेलफेयर प्रमोट हो, और नेशन का जो वेलफेयर प्रमोट हो, इस तरह से हमें रीऑर्गेनाइज करना होगा स्टेट्स को। तो फजल अली कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसमें इन्होंने बोला कि 4 फोल्ड जो अभी डिस्टिंक्शन है 1955 तक 4 फोल्ड जो है चल रहा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के स्टेट चल रहे थे। तो उन्होंने कहा ये जो क्लासिफिकेशन है इसको एबॉलिश कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और उन्होंने बोला कि 16 स्टेट्स को क्रिएट कीजिए, और 3 जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज उन्होंने बताई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादातर इनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस किए थे। उसके तहत इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है लागू की थी, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ये भी जो है लागू। ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, ये जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके जो डिस्टिंक्शंस थे उनको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लानी पड़ी थी, और स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाई गई थी। कुछ स्टेट्स जो है आपस में मर्ज करके बड़े स्टेट्स बनाए गए थे, कुछ जो है स्टेट्स को तोड़ करके अलग अलग किया गया था जो लैंग्वेज के बेसिस पर। तो इस तरह से टोटल जो है 14 स्टेट्स फॉर्म हुए आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई थी ऑन 1 नवंबर 1956। तो कौन कौन से स्टेट जो है और यूटीज फॉर्म हुए थे 1956 में, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, ये देख सकते हैं 1952 में ये फॉर्म हो गया था। फिर असम है, ये पूरा एरिया जो है असम का था। बिहार आपका ये एरिया बिहार। फिर बॉम्बे स्टेट था, ये आपका बॉम्बे है यहाँ पे, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों इंक्लूडेड थे। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट है। केरला ये आपका फॉर्म हुआ था यहाँ पे। मध्य प्रदेश ये है आपका। फिर मद्रास जो तमिलनाडु है पहले मद्रास कहलाता था। मैसूर कर्नाटका जो है मैसूर कहलाता था। उड़ीसा है। पंजाब आपका। फिर राजस्थान,
उत्तर प्रदेश जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, ये उत्तर प्रदेश इन्होंने फॉर्म किया, और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बंगाल को डिवाइड करके वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया था, तो वेस्ट बंगाल। यूनियन टेरिटरीज में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। दिल्ली को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट होती है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में इसको यूटी बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को एक यूटी बनाया गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी, जिसको आज हम लक्षद्वीप बोलते हैं, उस वक्त इनका जो नाम था वो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड। फिर मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो है यूटीज बनाए गए थे। तो ये टोटल हमारे जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी आउट ऑफ 29 स्टेट। पहले आपको याद होगा 1950 में जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में टोटल 29 स्टेट्स थे। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 14 स्टेट्स हो गए और 6 यूनियन टेरिटरीज हो गई। अब उसके बाद 1956 के बाद, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स में चेंजेस हुए हैं, और आज की डेट में हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब हम देखेंगे कि बाकी के स्टेट्स कब कब और कैसे कैसे फॉर्म हुए हैं। सबसे पहला स्टेट अगर आपका आता है कि सब फर्स्ट स्टेट जो फॉर्म हुआ है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, वो आंध्र प्रदेश है। इसी तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको अरेंज करने के लिए आता है कि कौन सा स्टेट पहले फॉर्म हुआ था, कौन सा स्टेट बाद में फॉर्म हुआ था। तो याद रखना है कि उन सब में आपको सबसे पहले जो ऑर्डर देना होगा वो आंध्र प्रदेश का देना होगा। आंध्र प्रदेश के बाद 1956 के बाद पहले बाइफर्केशन हुआ बॉम्बे स्टेट का, और इसमें गुजरात और महाराष्ट्र नाम के 2 स्टेट फॉर्म हुए थे। इनका बाइफर्केशन हुआ 1960 में। 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट था बॉम्बे। यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, मराठी और गुजराती। तो जो मराठी स्पीकिंग लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र फॉर्म हुआ, और जो गुजराती स्पीकिंग लोग थे उनके लिए बॉम्बे को डिवाइड करके गुजरात अलग कर दिया गया। गुजरात इस तरह से, जो बॉम्बे था वो महाराष्ट्र रह गया, तो बॉम्बे का स्टेट जो है महाराष्ट्र बन गया, और जो गुजरात था ये 15वां स्टेट हुआ हमारे यूनियन का। तो इस तरह से हमारे 15 स्टेट हो गए 1960 में। फिर 1961 की अगर हम बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली। अब दादरा और नगर हवेली की बात करें तो 1954 में तक ये जो है पोर्चुगीज के द्वारा रूल किया जाता था। ये छोटी छोटी टेरिटरीज हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, इनको जो है पोर्चुगीज के द्वारा रूल किया जा रहा था, और इनको लिबरेट किया गया। इंडियन आर्मी गई थी 1954 में, और उसके बाद इन एरियाज को लिबरेट करके इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया गया था। 1954 में इसका लिबरेशन हुआ। 1954 से लेकर 1961 तक इसको एडमिनिस्टर किया गया एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, और ये एडमिनिस्ट्रेटर लोगों के द्वारा चूज किए गए थे। तो बाई डायरेक्ट इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर चूज होता था, और 1954 से 1961 तक दादरा एंड नगर हवेली को एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रूल किया जाता था। उसके बाद 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को यूज करके 1961 में दादरा और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो 15 स्टेट हो गए अब आपके, और आपकी जो है 7 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं विद दादरा एंड नगर हवेली, अ न्यू यूनियन टेरिटरी। अब हम बात करते हैं गोवा और दमन एंड दीव की। तो इंडिया ने ये गोवा, दमन और दीव, ये तीनों टेरिटरीज अगेन पोर्चुगीज से एक्वायर की हैं, और ये भी पुलिस भेज करके एक्वायर की गई थी 1961 में। इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज ए यूनियन टेरिटरी बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, और 1987 में बाद में गोवा को कन्फर किया गया स्टेटहुड। उसके बाद दमन एंड दीव को भी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी 1962 में बनाया, सॉरी 1987 में, 1962 से ही ये यूनियन टेरिटरी है, और सॉरी 1962 से ये यूनियन टेरिटरी है आपकी दमन एंड दीव। अब जुलाई 2019 में क्या हुआ है कि दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है दमन एंड दीव के साथ, और ये टोटल मिलके एक यूनियन टेरिटरी आज फॉर्म करती हैं। तो दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली, DDDN, ये आपकी एक नई यूनियन टेरिटरी है। तो दमन एंड दीव 1961 में फॉर्म हुई है, उसके बाद इसमें चेंजेस आए हैं 2019 में। बेसिक ऐसा कोई चेंज नहीं है, इसको जस्ट मर्ज कर दिया गया है दादरा और नगर हवेली के साथ। अब हम बात करते हैं पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी को भी रूल किया जा रहा था फ्रेंच के द्वारा। गोवा, दमन दीव और जो आपकी दादरा एंड नगर हवेली है, ये सारी जो टेरिटरीज हैं ये पोर्चुगीज के द्वारा रूल हो रही थी, और पुदुचेरी में 3 जो है फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट है, ये पुदुचेरी फॉर्म करते हैं। इसके अंदर पुदुचेरी या पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम। अब आप देखिए इसका मैप में देखिए, पुदुचेरी और कराईकल ये हमारे ईस्ट कोस्ट पर हैं, माहे यहाँ पे आपका वेस्ट कोस्ट पे आएगा। तो ये सारे आपके जो है पुदुचेरी के एरियाज में आते हैं, यनम भी आपका ईस्ट कोस्ट पे ही है। फ्रेंच ने इस टेरिटरी को इंडिया को हैंड ओवर किया 1954 में।
उसके बाद से ये एडमिनिस्टर की गई 1954 से 1962 तक एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। आपको याद होगा एक्वायर्ड टेरिटरी, क्योंकि ये फॉरेन पावर ने हमें जो है हैंड ओवर की है। बाई 14th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में पुदुचेरी को एक्वायर किया गया है। तो अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश सबसे पहले फॉर्म हुआ है, उसके बाद उसके बाद गुजरात फॉर्म हुआ है, उसके बाद आपका जो फॉर्मेशन है वो यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, फिर यूटी ऑफ दमन एंड दीव, उसके बाद जो है आपका फॉर्मेशन हुआ है पुदुचेरी की यूटी का। ठीक है, तो अभी तक का ये सीक्वेंस है। क्योंकि गोवा मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि गोवा का जो फॉर्मेशन होगा एज अ स्टेट वो 1987 में हुआ है। 1987 में गोवा जो है स्टेट का गोवा के एज अ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है गोवा का। अब हम बात करते हैं नागालैंड की। 1963 में नागालैंड को फॉर्म किया गया था, नागा हिल्स जो है असम से हटा करके, क्योंकि यहाँ पे नागा इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी, नागाज को अपनी सेपरेट होमलैंड चाहिए थी, तो इसीलिए जो नागा हिल्स थी तुएनसांग एरिया की, उनको सेपरेट करके नागालैंड फॉर्म किया गया था। ये मूवमेंट ऑफ नागाज को अपीज करने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। नागालैंड को स्टेटस देने के लिए 16th अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और उससे पहले जो है इसको गवर्नर ऑफ असम के अंडर इस टेरिटरी को रखा गया था एज ए सब स्टेट के रूप में। बाद में जो इसको कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया गया। तो 1961 में नागालैंड की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, एक तो हिंदी स्पीकिंग लोग थे और एक पंजाबी स्पीकिंग लोग थे। तो पंजाब को भी बाइफरकेट किया गया, सेपरेट किया गया, और हरियाणा को 7वां स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, और साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ फॉर्म हुई थी। अब ये यूटी ऑफ चंडीगढ़ इसलिए फॉर्म हुई है क्योंकि ये जो है एक कॉमन ये ऐसी सिटी थी जिसके ऊपर हरियाणा और पंजाब दोनों ही अपना जो है दोनों ही अपना इसे मानते हैं। तो इसको जो है इट इज़ अ कैपिटल ऑफ, इसको जो है जॉइंट कैपिटल बनाया गया था, तो इसीलिए इसको जो है यूटी फॉर्म किया गया था। ये जो डिमांड उठी थी पंजाब में शुरुआत में अकाली दल की लीडरशिप में, मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप में पंजाब में डिमांड उठी थी कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए अपना अलग देश होना चाहिए। उसके बाद जो है एक और कमीशन बिठाई गई थी जिसको कहा जाता है शाह कमीशन। शाह कमीशन 1966 में उसने रिकमेंड किया कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों को अलग कर दिया जाए और उसमें एक यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब फॉर्म होना चाहिए। हिंदी स्पीकिंग लोग जो पंजाब में रहते हैं उनको अलग करके स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर्म कर सकते हैं, और जो हिल्स थे पंजाब के उनको मर्ज कर दिया जाए यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ। 1971 में यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को एलिवेट करके और इसको स्टेटहुड दे दिया गया था, और इस तरह से हिमाचल प्रदेश हमारा 18वां स्टेट बना। तो हमने देखा कि 15वां स्टेट हमारा गुजरात है, 16वां स्टेट हमने नागालैंड देखा, 17वां स्टेट हमारा जो है वो हरियाणा है, और 18th स्टेट हमारा जो है वो हिमाचल प्रदेश है। अब हम बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की। 1972 में पॉलिटिकल मैप जो है नॉर्थ ईस्ट का, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। दो जो यूनियन टेरिटरीज की थी मणिपुर और त्रिपुरा की, आपको याद होगा 1956 में यूटीज फॉर्म हुई थी मणिपुर और त्रिपुरा की, और साथ में एक सब स्टेट फॉर्म हुआ था मेघालय का। इन तीनों को जो है स्टेटहुड दे दिया गया, और दो नई यूनियन टेरिटरीज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये फॉर्म हुई थी। तो जो है तीन स्टेट फॉर्म हुए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, और दो यूटीज फॉर्म हुई आपकी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उस वक्त नीफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेट उस वक्त जो है फिर आपके 21 हो गए। अभी तक हमने 18 देख लिए हैं। 19th स्टेट हमारा मणिपुर हुआ, 20th स्टेट हमारा त्रिपुरा हुआ, और 21st स्टेट जो है मेघालय हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम 1947 तक सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था, और ये चोग्याल डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। 1947 में ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के लैप्स होने के बाद सिक्किम एक प्रोटेक्टरेट बन गया इंडिया का, मतलब कि इसको जो है प्रोटेक्शन इंडिया प्रोवाइड करेगी, और डिफेंस इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया करेगी, और कम्युनिकेशंस जो है सिक्किम में इंडिया करेगी। बाकी सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लॉ एंड ऑर्डर और एजुकेशन, पुलिस, ये सारी चीज़ें जो है चोग्याल डायनेस्टी के हाथ में होगी। 1974 में सिक्किम में जो है जन आंदोलन शुरू हुआ, और लोगों ने डिज़ायर शो करी कि वो इंडिया के साथ ज़्यादा इंटीग्रेट होना चाहते हैं।
इसके बाद 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1974 का, और इसके तहत जो है एक स्टेटहुड, नई क्लास स्टेटहुड की बनाई गई थी सिक्किम के लिए। यहाँ पे सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट फॉर्म किया गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद सिक्किम एज एन एसोसिएट स्टेट फॉर्म हुआ था, मतलब कि इस स्टेट के पास बाकी स्टेट जैसे दर्जे नहीं थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे एज एन एसोसिएट स्टेट इसको जो है सारी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी स्टेट्स को थी। क्या क्या इनके रूल्स और रेगुलेशंस थे वो आर्टिकल 2A में बताए गए थे, और आर्टिकल 2A कंडीशंस ऑफ एसोसिएट स्टेट जो एस्टैब्लिश करता था सिक्किम के लिए। तो इस आर्टिकल 2A को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था एसोसिएट स्टेट का, ये लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों की जो एस्पिरेशंस थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके बाद लोगों ने दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया, और उसके बाद एक रेफरेंडम या जनमत संग्रह कराया गया 1975 के बाद, 1975 में, जहां पर लोगों ने सीधे सीधे कहा कि वो चौगियाल का जो इंस्टीट्यूशन है उसको नहीं पसंद करते हैं, और वो जो है फुल फ्लेजेड स्टेट बनना चाहते हैं इंडिया के साथ मिलके। तो रिफरेंडम, क्योंकि आपको पता होगा कि एक लीगली बाइंडिंग होता है, इसका रिजल्ट लीगली बाइंडिंग होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एज पर द विशेस ऑफ पीपल, लोगों की जो विश थी, एज पर द रेफरेंडम जो आर्टिकल 2A है उसको एबॉलिश किया, उसको रिपील किया, और सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट फॉर्म किया था। इसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। तो 1987 में 3 नए स्टेट मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा फॉर्म हुए थे। मिजोरम आपका 23rd बना, अरुणाचल प्रदेश 24th, और गोवा आपका 25th स्टेट बना। यूनियन टेरिटरी जो मिजोरम की थी उसको फुल फ्लेजेड स्टेटस फुल स्टेट का दिया गया मीजो पीस अकॉर्ड साइन करने के बाद, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को भी इसी तरह से यूनियन में पूरी तरह से यूटी से स्टेट बना दिया गया, और इसी तरह से यूटी थी गोवा की, इसको भी जो है स्टेट बना दिया गया। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। फिर हमारा जो मैप चेंज हुआ वो 2000 में चेंज हुआ। 3 और स्टेट फॉर्म हुए थे, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का और झारखंड का। ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से तोड़ करके बनाए गए थे, और छत्तीसगढ़ हमारा बना 26 स्टेट, उत्तराखंड बना हमारा 27th स्टेट, और झारखंड बना 28th स्टेट। 29th स्टेट जो फॉर्म हुआ था वो तेलंगाना का था। 2014 में एक नया स्टेट ऑफ तेलंगाना ये फॉर्म हुआ था एज 29th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। आंध्र प्रदेश में से टेरिटरीज को निकाल करके तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। आंध्र स्टेट एक्ट ऑफ 1953 इसने पहला लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म किया था, जिसको हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग किया गया था मद्रास से, और इस स्टेट का फॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया था। उस वक्त जब फॉर्मेशन हुआ था आंध्र प्रदेश का, तो कुर्नूल जो है कैपिटल थी, और गुंटूर में जो है हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ने तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो हैदराबाद के थे उनको भी आंध्रा के साथ मर्ज कर दिया, और कैपिटल को कुर्नूल से शिफ्ट करके हैदराबाद में डाल दिया गया। अगेन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 लाई गई थी बाय पार्लियामेंट, और इसने अगेन जो है आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके 2 स्टेट्स फॉर्म किए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अब हैदराबाद वाला जो रीजन था, तेलुगु स्पीकिंग हैदराबाद रीजन, वो तेलंगाना में फॉर्म कर दिया गया, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हमारा आंध्र प्रदेश में रह गया है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी की। 2019 तक जम्मू कश्मीर और के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था ड्यू टू आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस है इसको अबॉलिश किया गया बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। 2019 का जो ऑर्डर था, इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी एक्सटेंड किया, बट ये इनऑपरेटिव था क्योंकि आर्टिकल 370 जो है अभी भी था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। इसीलिए आर्टिकल 370 के कुछ पार्ट्स को रिपील किया गया है, और उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर की यूटीज फॉर्म हुई है। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ। ये ईस्ट साइड में लद्दाख और वेस्ट साइड में जम्मू एंड कश्मीर। तो कहा जा रहा है कि लद्दाख जो है एक परमानेंट यूटी होगी, और जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है ये टेम्पररी प्रोविजन है।
आफ्टर सम टाइम इसको जो है फुल स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा डिस्कशन था किस तरह से हमारी स्टेट्स के फॉर्मेशन हुए हैं और क्या क्या जो है आर्टिकल 1 to 4 हमारे स्टेट्स क्या क्या आते हैं। फिर आर्टिकल हमने शेड्यूल 1 देखा जिसके अंदर जो है नेम्स लिखे होते हैं स्टेट्स के। शेड्यूल 4 में हम देखते हैं कि क्या क्या नंबर ऑफ सीट्स होंगी अलग अलग स्टेट्स की इन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये जो है शेड्यूल 4 में डाला जाता है। इसीलिए शेड्यूल 1 और 4 ये डायरेक्टली जो है स्टेट से रिलेट करते हैं और इसीलिए अगर स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज होती हैं तो शेड्यूल 1 और 4 का भी अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये जो अमेंडमेंट होगा ये एज पर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा जो है यूनियन और टेरिटरीज़ के बारे में था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि आपको अरेंज करने के लिए आता है कि कौन सा स्टेट पहले फॉर्म हुआ था और कौन सा स्टेट बाद में फॉर्म हुआ था, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। वहाँ पे मैंने आपका अटेंशन भी ड्रॉ किया था। तो अभी हमारे जो है 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। सिटीजनशिप करने के बाद सिटीजनशिप तक जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ बनते हैं उनका हम एक बड़ा एमसीक्यू सेशन ले लेंगे, जिससे कि आपकी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी गुड डे।